हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आर के सिंह का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ठीक वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारी पिछले क्लास की अंत हुई थी। और अंत कहाँ हुआ था कि हम लोग जो मेटल का एक्सट्रैक्शन किए, खास करके आयरन का जो एक्सट्रैक्शन किए थे उसके हेमेटाइट ओर से। तो देखो ब्लास्ट, आपके पास शायद फिगर पड़ा होगा कि ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग हेमेटाइट ओर को डाले थे, कैल्सिनेटेड हेमेटाइट ओर को किसके साथ मिला के, कोक के साथ मिलाकर, लाइमस्टोन के साथ मिला के। और देखो एक तरफ से क्या निकला था, आपको जो मेटल निकला था, ये आयरन जो निकला था वो पिघला अवस्था में निकला था, मोल्टन स्टेट में निकला था, जिसको कच्चा लोहा का नाम दिया गया था। और दूसरी तरफ से स्लैग निकला गया था, है ना, स्लैग निकला था। दूसरी तरफ से स्लैग निकला था, एक तरफ से क्या निकला था बाबू, कच्चा लोहा निकला था, जिसको हम मोल्टन आयरन बोलते हैं। जब वो ब्लास्ट आयरन से आप लोहे को प्राप्ति करते हो तो उस लोहे में आपके पास कार्बन इम्प्योरिटी मेजरली पाई जाती है। हालांकि उसके अलावा भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि फास्फोरस है, सल्फर है, फिर मैग्नीज है, लेकिन मेजर इम्प्योरिटीज़ कौन है, उसमें कार्बन है। तो कार्बन, और फिर मैं ये थोड़ा सा ये और बता दूं कि आपके पास जो ये लोहा जो होगा 3 वैरायटी के मिलेंगे। जो हम लोगों ने पिग आयरन प्राप्त किया था, उस पिग आयरन से आपको मिलेंगे कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, और उसी कास्ट आयरन से आपको मिलेंगे रूट आयरन, जिसको मेलेबल आयरन बोलते हैं, पिटवा लोहा बोलते हैं। इस तीनों आयरन में कार्बन इम्प्योरिटीज की कंटेंट जो होंगे, उसकी मात्रा होंगे अलग अलग होंगे। और इसीलिए हम लोग इस तीनों लोहा को, तीनों मेटल को हम लोग तीनों आयरन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन इम्प्योरिटीज के बेसिस पर आपके पास आयरन जो 3 वैरायटी के मिलेंगे बाबू, कौन कौन मिले आपके पास। वन इज पिग आयरन, जिसको हम लोग कहाँ से प्राप्त किए, ब्लास्ट पड़ने से। दूसरा कौन है आपके पास, कास्ट आयरन, जिसको हम लोग ढलवा लोहा बोलेंगे, इसको कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम लोग पिग आयरन से प्राप्त करेंगे। और तीसरा जो बाबू आपके पास रूट आयरन है, इसको हम लोग मेलेबल आयरन बोलेंगे, जिसको हम लोग आघात वर्धनीय लोहा भी कह सकते हैं हम लोग, रूट आयरन, जिसको पिटवा लोहा बोलते हैं। तो 3 प्रकार के लोहे हैं, उस तीनों लोहा को हम लोग यहाँ पर स्टडी आज करेंगे। खैर बच्चों, स्टडी जरूर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल दूँ, हम लोगों की पढ़ते पढ़ते अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से शुरू किए तो अब कहाँ पहुँच चुके हैं बाबू, हम लोग टॉप पर पहुँच चुके हैं। मीन्स अब हमारी जो यहाँ पे इस चैप्टर में फिनिशिंग है वो बहुत ही नियर आ चुकी है। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर अंत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी हमारी टॉपिक, क्योंकि मेजर पार्ट था इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ आपके पास क्या बच गया, इसका प्यूरिटी, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन। किस प्रकार से हम लोग प्यूरिफिकेशन करें मेटल का हम लोग कंसंट्रेशन कर चुके हैं, मेटल का अब हम लोग एक्सट्रैक्शन भी कर चुके हैं, अब उसका प्यूरिफिकेशन बचा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी एक पार्ट और बचा हुआ, जो मैं आपसे प्रॉमिस किया था एलिंगम डायग्राम के बारे में। एलिंगम डायग्राम आपसे बोर्ड क्वेश्चन नहीं करेगी, खास करके बिहार बोर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन अदर पर्पस जो आपके पास है, जैसे नीट एग्जाम हो गए, जैसे कि जे मेंस एडवांस हो गई, उसमें उससे क्वेश्चन करते रहते हैं। छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन आपको पकड़ना तो जरूरी है ना। तो चलो बच्चों, हम लोग आज शुरू करते हैं वैराइटीज ऑफ आयरन। varieties of iron on the basis of carbon content. On the basis of carbon content. हिंदी में लिखोगे बाबू, कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा का प्रकार, है ना। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा का प्रकार। तो बाबू मैं इसे मिटा दूं, आपके पास 3 प्रकार के मिलेंगे, लिखा हुआ है कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा का प्रकार। कर लें, जरूरी है। लोहा आयरन बोले तो
लोहा आपके पास 3 वैरायटी के मिलेंगे आपके पास, जो हम लोग प्राप्त किए थे। पिग आयरन, इसी को नाम दिया जाता है क्रूड आयरन, से हम लोग कच्चा लोहा बोलेंगे, कच्चा लोहा। ओके बच्चों, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हमारे पास होंगे कास्ट आयरन, जिसको ढलवा लोहा बोलते हैं, ढलवा लोहा। एंड लास्ट रूट आयरन, जिसे हम लोग मैलेबल आयरन भी बोलते हैं। इसे पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा है ना। चलो बच्चों, मैं तीनों के एक एक करके देखता हूँ। पहला पॉइंट पिग आयरन में चलता हूँ, है ना, कि इस लोहे को तो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किए ही थे। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, लोहे ब्लास्ट फर्नेस से। और देखो जो ब्लास्ट फर्नेस हम लोग प्राप्त किए थे बाबू, ब्लास्ट फर्नेस से लोहा मिला था हमको पिग आयरन, वो कैसे मिला था, स्मेल्टिंग की प्रोसेस। स्मेल्टिंग में क्या हुआ था कि आपने आयरन के ऑक्साइड डाला था, सॉरी हेमेटाइट ओर को, कैल्सिनेटेड हेमेटाइट ओर को कोक के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर डाला था। उस ब्लास्ट फर्नेस से इसमें क्या था, रिडक्शन हुआ था, और रिडक्शन के कारण आपको क्या मेटल की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ से मिलती है आपको, ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्टली जो आपको लोहे की प्राप्ति हुई थी, वो कौन सा लोहा है आपके पास, पिग आयरन है ना। और कैसे मिलता है बाबू, स्मेल्टिंग की प्रोसेस से मिलता है। तो मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप लोग भी राइट डाउन करोगे। दिस आयरन इज ऑब्टेन्ड directly from blast furnace। कैसे बाबू, by smelting process, this iron is obtained directly from blast furnace by smelting process। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, मैंने लिखा बाबू, दिस आयरन इज ऑब्टेन्ड, यह लोहा प्राप्त होती है डायरेक्टली फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से सीधे प्राप्त होती है। किस विधि के द्वारा, बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग विधि के द्वारा, प्रगलन विधि के द्वारा। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे बाबू, इस लोहे को प्रगलन, तेज लिखना बाबू, इस लोहे को प्रगलन विधि के द्वारा वातिया भट्टी से प्राप्त की जाती है ना, वातिया भट्टी से प्राप्त की जाती है। लिख लिया बच्चों। सेकंड पॉइंट लिखोगे, मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, तब इसमें चलूँगा, कि इसमें कार्बन इम्प्योरिटी जो है वो 4% मिलते हैं, इसमें 3%, इसमें कितना 0.1%, सॉरी ये 4% कार्बन impurity is found and other impurities like sulfur, phosphorus, manganese, etc. are also found, है ना। लिखना बाबू, मैंने लिखा 4% कार्बन इम्प्योरिटी इज फाउंड, 4% कार्बन औषधियाँ पाई जाती है, एवं
अदर इम्प्योरिटी, दूसरा इम्प्योरिटी जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि भी पाई जाती है। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करना बाबू 4% कार्बन को 4% कार्बन अशुद्धियाँ 4% कार्बन अशुद्धियाँ पाई जाती है तथा अन्य अशुद्धियाँ जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि भी पाई जाती है। चूँकि मेजरमेंट जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन इम्प्योरिटीज इन द आयरन, कार्बन अशुद्धियाँ के पाए जाने पर ही हमारे मेजरमेंट होगी। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म होगा, जिसमें सबसे कम मिलेंगे वो सबसे प्योर फॉर्म होगा। चूँकि इसमें 4% हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3%, इसमें 0.1%, तो सबसे इम्प्योर फॉर्म अगर कार्बन हुआ, सॉरी आयरन हुआ, तो कौन सा है बाबू हमारे पास? ये हमारे पास है पिग आयरन है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बाबू, इट इज, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, इट इज impurest फॉर्म ऑफ आयरन। इस तीनों में से इम्प्योर फॉर्म कौन है बाबू? आपके पास है पिग आयरन है। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, या सबसे अशुद्ध लोहा होती है ना, यह सबसे अशुद्ध लोहा होती है। चूँकि बच्चों इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम लोग इसे डायरेक्टली सुटेबल यूज नहीं कर सकते। ये यूजेबल नहीं है। हाँ, कुछ पर्पज़ से यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इम्प्योर फॉर्म ज़्यादा है, ब्रिटल नेचर के होते हैं, तो टूट जाते हैं, यूज छो बस टूट जाएंगे, इसलिए हमारे लिए सुटेबल यूजेबल नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, यह उपयोग के दृष्टि से अच्छा नहीं होता है ना। यह उपयोग के दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। इसमें चलोगे बाबू, कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन को भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं? फिर से एक पॉइंट देखोगे बाबू, पिग आयरन से ही कास्ट आयरन को प्राप्त करते हैं और कास्ट आयरन से ही रूट आयरन को प्राप्त करते हैं। ये जो कास्ट आयरन है इसको भी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जो पिग आयरन था, पिग आयरन में रद्दी लोहा को मिलाएंगे, स्कार्फ आयरन को मिलाएंगे और साथ साथ उसमें कोक भी मिलाते हैं, और उसके साथ मिलाकर क्या करेंगे? उस ब्लास्ट फर्नेस को गर्म करेंगे, और गर्म करने से आपको क्या मिलेगी? ये कास्ट आयरन मिलेंगे, है ना। तो मैं लिखूँ, इट इज ऑब्टेन्ड कैसे बाबू? बाय मेल्टिंग, पिघलाकर, मेल्टिंग। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग विथ स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन मतलब रद्दी लोहा जो बेकार का पड़ा हुआ है। स्क्रैप आयरन एंड कोक, कहाँ पे बाबू? इन ब्लास्ट फर्नेस, है ना। इट इज ऑब्टेन्ड, यह प्राप्त होती है बाय मेल्टिंग विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक इन ब्लास्ट फर्नेस। मैंने लिखा इसे हम लोग प्राप्त करेंगे मेल्टिंग, पिघलाकर। किसके साथ बाबू? स्क्रैप आयरन रद्दी लोहा एंड कोक इन ब्लास्ट फर्नेस, कोक के साथ। कहाँ पे? ब्लास्ट फर्नेस में। हिंदी वाले बच्चों आप लोग लिखोगे बाबू, इस लोहे को, कौन सा लोहा? कास्ट आयरन है। इस लोहे को वातिया भट्टी में, सॉरी बाबू थोड़ा सा सुधार करोगे, इस लोहे को
कच्चा लोहा के साथ, कच्चा लोहा के साथ क्या क्या मिलाओगे? रद्दी लोहा, रद्दी, रद्दी लोहा तथा कोक, तो यहाँ लिखा हुआ है कोक, तथा कोक के साथ ब्लास्ट फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर, मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3% कार्बन, कितना बाबू? इसमें 4% है, इसमें 3% है। 3% कार्बन इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इज फाउंड एंड अदर impurities like sulfur, phosphorus, manganese etc. are found बहुत कम मात्रा में in trace amount, है ना, बहुत कम मात्रा में मिलता है। मैंने लिखा इसमें कार्बन इम्प्योरिटी कितने मिलेंगे बाबू? 3% मिलेंगे, और अदर इम्प्योरिटी जो था सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, जो कि इसे इम्प्योरिटी, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी जो था, ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। तो आप लोग बच्चों, हिंदी वाले बाबू, आप लोग लिखोगे, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करना। 3% कार्बन अशुद्धियाँ पाई जाती है, 3%, 3%, 3% कार्बन अशुद्धियाँ पाई जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 3% कार्बन अशुद्धियाँ पाई जाती है, तथा अन्य अशुद्धियाँ, तथा अन्य अशुद्धियाँ जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, लिखा है यहाँ बाबू, मैग्नीज इत्यादि ट्रेस अमाउंट मतलब अल्प मात्रा, अल्प मात्रा में पाई जाती है। मैं फिर से बोलूं, अन्य अशुद्धियां जैसे सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि अल्प मात्रा में पाई जाती है। ओके, इस लोहे की खासियत क्या होती है? ये कठोर तो होते हैं लेकिन ब्रिटल नेचर के होते हैं। कठोर जैसे आप देखे होंगे हैंड पंप है, ये बाबू आपके देखे होंगे हैंड पंप इस प्रकार से हैंड पंप है, इसमें लगे होते हैं, और यहाँ से पानी निकालने किस प्रकार के होते हैं नहीं हैंड पंप। हैंड पंप का जो बॉडी है, हैंड पंप का जो बॉडी है, कठोर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर अगर आप जोर से हथौड़ी की प्रहार को डिशोम डिशोम, है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू? चूर चूर हो जाएगा। कठोर तो है लेकिन चूर चूर होने की इसमें संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और अगर जो चूर चूर हो जाता है ना, उसको कहते हैं ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो ये लोहा कठोर होते हैं और ब्रिटल नेचर के भी होते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कदम बढ़ाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज हार्डनेस, it is hardness and brittle in nature। ओके बाबू, लिखोगे? मैंने लिखा इट इज हार्डनेस, या कठोर एवं क्षणभंगुर प्रकृति के होते हैं, लेकिन यह कठोर एवं क्षणभंगुर प्रकृति के, या कठोर एवं क्षणभंगुर प्रकृति के होते हैं, है ना। आ जाओ इसके पास। किससे प्राप्त करोगे? कास्ट आयरन से। कैसे प्राप्त करते हैं बाबू? इस रूट आयरन को प्राप्त करने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे? रिवर्टिव फर्नेस में जाएंगे, जो कि जहाँ पर कि हम लोग एक बार पीछे पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कैल्सिनेशन की क्रिया होती थी, जहाँ पर रोस्टिंग की प्रोसेस होते थे। वहाँ पर देखो मैंने एक आपको बनाया था डायग्राम रिवर्टिव फर्नेस के बारे में, परावर्तनीय भट्टी में। इस रूट आयरन को प्राप्त करने के लिए जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन से हम लोग रूट आयरन को प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे? इस कास्ट आयरन को रिवर्टिव फर्नेस में, परावर्तनीय भट्टी में डालेंगे,
फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये रूट आयरन मिलेगा, है ना। बोल दो, इट इज ऑब्टेन्ड, कहाँ से बाबू, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, कैसे, बाय ऑक्सीडेशन, नहीं क्या, कैसे बाबू, बाय ऑक्सीडेशन, कहाँ पे, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस में ऑक्सीडेशन विधि के द्वारा आप इस आयरन को प्राप्त करते हैं, है ना। देखोगे बाबू, इस लोहे को ढलवा लोहा से, इस लोहे को ढलवा लोहा से ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, कौन सा विधि बाबू, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, कहाँ पे, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, कोमा देना, प्रावर्तनी भट्टी में गर्म करके प्राप्त किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 0.1% कार्बन इम्प्योरिटी इज फाउंड। हालांकि इस आयरन में भी फास्फोरस, सल्फर और मैंगनीज मिलेंगे, लेकिन इतनी ट्रेस अमाउंट मिलते कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इसमें बाबू कार्बन इसमें 4% थे, इसमें 3% हो गए, इसमें कम मात्र 0.1% है, 0.1% है, और फास्फोरस, मैंगनीज वो सब मिलेंगे बट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप 0.1% कार्बन की इम्प्योरिटीज देख लिए तो लगता है कि सबसे जो शुद्ध लोहा है वो कौन सा लोहा है हमारे पास, रूट आयरन है, मीन्स पिटवा लोहा। अगर ये क्वेश्चन कर दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है कि सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा होता है, इससे आपके पास कौन सा पिटवा लोहा है, सबसे कम कार्बन का प्रतिशत किस लोहा में मिलती है, तो आपके पास कौन है, रूट आयरन है, मीन्स पिटवा लोहा है ना। तो आप बाबू क्या लिखे, हम यहाँ लिखे 0.1% कार्बन इम्प्योरिटी इज फाउंड। आप लोग हिंदी में लिखोगे, सिर्फ 0.1% कार्बन अशुद्धि, सिर्फ 0.1% कार्बन अशुद्धि पाई जाती है ना, पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बाबू। तो सबसे शुद्ध लोहा कौन, सबसे शुद्ध मतलब इस तीनों में, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अंडरलाइन करना इसको आप, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, या हिंदी में लिखना, या सबसे शुद्ध लोहा, या सबसे शुद्ध लोहा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बाबू। देखो यहाँ पे लिखा था मेलेबल, एक लिखा था नाम में से मेलेबल। मेलेबल मतलब अब कोई ऐसा लोहा है, हथौड़े की प्रहार है, इतनी मोटी लोहा है वो, हथौड़े की प्रहार करो, डिसो मार रहे हो, बट बेचारा चूर नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, वो चिपट कर जितना मोटा था ना, मोटा होकर इतनी सी पतली हो गई वो, है ना, चदरा का रूप ले लिया। अगर कोई ऐसा लोहा है जिसको कि हथौड़े से प्रहार करके आप उसे पतली कर दो, मतलब हथौड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता है, आघातवर्धनीय है, उसको नाम देते हैं पिटवा लोहा है, मेलेबल, है ना। तो ये जो लोहा होता है बाबू, मेलेबल होने के कारण हम लोग जनरली घर में इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग प्रिपरेशन, बिल्डिंग को बनाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग जैसे छड़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना। तो देखना आपके घर में जितने भी लोहे हैं लगभग में आपको वही वैरायटी के मिलेंगे कि आप उस पर हथौड़े से प्रहार कर दो, प्रहार करोगे तो इतना मोटा है तो करते रहो, चिपट कर एक पतली सी चादर बन जाएगी। दैट मीन्स कमर्शियली हम लोग इसी लोहे का इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ था रूट आयरन, और ये सबसे शुद्ध रूप भी था, और ये मेलेबल प्रकृति के होते हैं। मेलेबल मतलब आघातवर्धनीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू, it is malleable and most commercial
मोस्ट कमर्शियल यूजेबल आयरन, है ना। लिखना बाबू हिंदी वाले, मैलेबल मतलब आघातवर्धनीय या आघातवर्धनीय तथा या आघातवर्धनीय, यहां लिख रहा हूं आघातवर्धनीय मतलब चोट बर्दाश्त करने की क्षमता, आघात वर्धन करने की क्षमता, है ना। यह आघातवर्धनीय तथा व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी होती है ना। तो अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ दे दोनों में अंतर, कास्ट आयरन और रूट आयरन में क्या अंतर है, तो दोनों तरफ से लिख दो, एक तरफ ये कॉलम लिखो, दूसरा वो कॉलम लिखो, है ना। अगर ये पूछ दे ऑब्जेक्टिव में सबसे प्योर लोहा कौन होता है, तो जवाब देना रूट आयरन। ये पूछे कि आप कॉमर्शियली किस लोहे का इस्तेमाल करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव में बनती है फिर से रूट आयरन। सबसे इम्प्योर आयरन कौन सा होता है, तो फिर आप जवाब देना कौन सा बाबू, आपका जो पिग आयरन था ना। तो यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन और बनता है कि जब हम लोग मेटल के ये जो आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे कहाँ से, हेमेटाइट ओर से, तो उस हेमेटाइट ओर में कैल्शियम कार्बोनेट को डाले थे ऊपर से, लाइमस्टोन को। उस लाइमस्टोन क्या कर रही थी, तो देखना ये जो ब्लास्ट फर्नेस था, ब्लास्ट फर्नेस मिडिल जोन था जहाँ पर क्या हो रही, स्लैग का फॉर्मेशन हो रही थी, वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दैट मीन्स लाइमस्टोन क्या कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहा था, डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रही थी। और वो कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम करेगी, जो क्या करती थी, उसमें जो अशुद्धियाँ मिल रहा था, गैंग मिल रहा था सिलिका के रूप में, उससे कंबाइन कर लेगा और स्लैग बन के बाहर निकल जाएगा। यही तो रोल था, है ना। तो आपके पास अगला जो क्वेश्चन बन रही है, क्वेश्चन व्हाट इज रोल ऑफ लाइमस्टोन, व्हाट इज रोल ऑफ लाइमस्टोन बोले तो CaCO3 इन मेटलर्जी ऑफ किसका बाबू, आयरन, इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। हिंदी वाले प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे बाबू, हिंदी वाले बच्चों, लोहा के धातु कर्म, धातु कर्म मतलब मेटलर्जी, मतलब धातु को निकालना। लोहा के धातु कर्म में चूना पत्थर CaCO3 की क्या भूमिका होती है ना। तो हम लोग लिखे आंसर लिखते, समझना बाबू। ये जो लाइमस्टोन था आप सॉलिड फेज में था, कहाँ पर, उस रिवर्सिबल फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस में डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रही थी सॉलिड स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकला तो उसे निकल गई। और यही कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहे थे, जो उसमें सिलिका पड़ा हुआ था, और शुद्धि के रूप में सिलिका गैंग जो था वो क्या करेंगे, इसको हटाने का काम करती है ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि फ्लक्स का काम करेंगे, है ना, फ्लक्स का काम करेगी। और कौन सा स्लैग बनाएगा बाबू, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, जो स्लैग बनाकर बाहर निकल जाएगी, जो कि कैल्शियम सिलिकेट है ना। तो मेटलर्जी में, आयरन के मेटलर्जी में कैल्शियम कार्बोनेट की दैट मीन्स लाइमस्टोन की क्या भूमिका रही, तो हम लोग आंसर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम तो करेंगे, लेकिन कैसा फ्लक्स काम करेगा बाबू, बेसिक फ्लक्स। क्यों, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है ना, बेसिक फ्लक्स की तरह कार्य करती है, जो कि उस आयरन का जो इम्प्योरिटीज था, सॉरी, वो जो आपके पास हेमेटाइट ओर था, उसमें जो आपके पास गैंग मिल रहा था, उससे कंबाइन करके स्लैग बना के क्या करती है, बाहर कर देती है ना। तो मैं अभी आपको ये नहीं लिखना है बाबू, पहले ये लिखना है, लिखोगे कैल्शियम, पहले ये लिखोगे तब ये लिखना, ठीक है, पहले ये लिखोगे तब ये लिखना। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन लिखो अच्छा रहेगा, लाइमस्टोन
decomposes to produce, decomposes to produce क्या बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फुल स्टॉप। कैल्शियम ऑक्साइड acts as कैसा बाबू, बेसिक फ्लक्स, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है ना, एंड combines with acidic and combines with silica gang to form क्या बनाएगा बाबू, कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग, है ना। अब क्या करना, तो सबको लिखने चाहो तो ये लिखने के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप इसे ज़रूर लिख लेना बाबू, है ना। तो अब क्या करोगे, हिंदी मीडियम के बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों बाबू, अब तैयार रहोगे लिखना। चूना पत्थर लिखना बाबू, चूना पत्थर ब्रैकेट में CaCO3 अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CO तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, फुल स्टॉप। देखो यहाँ लिखा है बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा फ्लक्स का काम करेगा, बेसिक फ्लक्स मतलब क्षारीय धात्री, बेसिक फ्लक्स के तरह कार्य करती है, तथा सिलिका गैंग SiO2, सिलिका मतलब SiO2 तथा सिलिका गैंग, देखो यहाँ लिखा हुआ है सिलिका गैंग से अभिक्रिया करके देखो यहाँ लिखा हुआ बाबू, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम CaCl कैल्शियम सिलिकेट स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनाती है ना। तो ये आपका सिलिका था, ये सिलिका था, जो सिलिका है ओके, ये सिलिका था बाबू, जो गैंग का काम करेगी, उसको हटाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आई, और ये जो स्लैग बना इसी का नाम है कैल्शियम सिलिकेट, ओके। इस प्रकार से हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों वो हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे पास बहुत कम वक्त इसमें बच गया है, एक प्यूरिफिकेशन करेंगे, एक इलंगम डायग्राम करेंगे। इलंगम डायग्राम आपके बोर्ड के पर्पस से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बोर्ड के पर्पस से नहीं पढ़ेंगे, तो उसको देखकर हम लोग इसको अलविदा जरूर कहेंगे। और इसीलिए अब इसका जो अगला पार्ट हो गया हमारे पास प्यूरिफिकेशन, तब देखेंगे जाकर हम लोग इलंगम डायग्राम, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जैसे कि हम लोग जो मेटल प्राप्त किए हैं, जैसे निकल का प्यूरिफिकेशन करेंगे, सिल्वर का प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो जो मेटल हम लोग प्राप्त किए थे उन सब तो नहीं, फिर भी जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। उस प्यूरिफिकेशन के लिए मैं आर के सन आपके साथ फिर से उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।